यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज बायोज एंड सेकेंड इज लोगोस। तो बायोज मीन्स क्या होता है बेटा? बायोज मीन्स होता है लाइफ, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? जीवन। तो इसको आप जीवन भी बोल सकते हो, इसको आप सजीव भी कह सकते हो, बायोज। और लोगोस, लोगोस मीन्स क्या होता है? टू स्टडी, यानी अध्ययन। तो बायोलॉजी मीन्स क्या हुआ बेटा? ऐसी ब्रांच जिसके अंदर क्या किया जाता है? सजीवों का अध्ययन किया जाता है, सजीवों का अध्ययन। सिंपल सा है, सजीवों का अध्ययन। आज मैं आपको केवल चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, आज मैं आपको केवल और केवल ऑब्जेक्टिव, जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पर्पज से ही आपको करवाऊंगा आज, है ना। तो इसमें कौन कौन सी ब्रांचेज है वगैरह सारा का सारा, तो इसमें से इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखो, तो बायोलॉजी जो शब्द उसको सबसे पहले कॉइन किसने किया था? कॉइन बाय, इसको कॉइन किया था बेटा लेमार्क एंड ट्रेविनस ने। तो ये जो बायोलॉजी टर्म्स है इसको किसने दिया था? लेमार्क एंड ट्रेविनस ने, ट्रेविनस। तो बायोलॉजी शब्द को लेमार्क और ट्रेविनस ने कब दिया था? 1802 के अंदर। इसके अलावा एग्जाम में आपके सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोलॉजी के पिता कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो बायोलॉजी के पिता, बायोलॉजी के पिता, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो ये भी आपको ध्यान रखना, एरिस्टॉल, यानी एरिस्टॉल मीन्स अरस्तु। जो अरस्तु, उसको एक तरह से बायोलॉजी के फादर कहा जाता है। तो देखो, सिंपल सी बात की हमने किसके बारे में? बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी मीन्स क्या होता है? एक तरह से स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इसको हमने क्या बोला? बायोज प्लस लोगोस। बायोज मीन्स क्या होता है? सजीव, और लोगोस मीन्स क्या होता है? अध्ययन। यानी जितने भी जो सजीव होते हैं उनका अध्ययन करना, उनमें किस प्रकार से मॉर्फोलॉजी होती है, स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एनाटॉमी कैसी होती है। हालांकि ये ब्रांचेज आगे और जाके डिवाइड हो जाएगी, लेकिन सिंपल इनका स्टडी करना वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविनस ने। इसके बाद में बायोलॉजी के पिता या फादर किसको कहते हैं? एक तरह से एरिस्टोटल कहते हैं। तो ये सिंपल सा अपने बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब बायोलॉजी की मोस्टली जो बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ईजी टू हार्ड चलेंगे, ईजी टू हार्ड चल रहा हूँ मैं, ईजी टू हार्ड चल रहा हूँ। तो ये जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी को मोस्टली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसकी जो ब्रांच है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। और जो फर्स्ट ब्रांचेस लेते हैं इसकी, वो कौन सी बेटा? मोस्टली दो ब्रांचेज हैं। तो फर्स्ट ब्रांच कौन सी है? बॉटनी। बॉटनी, बॉटनी को हम क्या बोलते हैं? फाइटोलॉजी भी इसी को कहते हैं, फाइटोलॉजी। और फाइटोलॉजी के अलावा इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। अब देखिए, तो बॉटनी जो वर्ड है वो लिया गया है बॉस्किन से। किससे लिया गया है? ये बॉस्किन से, बॉस्किन। और बॉस्किन मीन्स क्या होता है? ग्रेजिंग, ग्रेजिंग, ठीक है। जो बॉटनी शब्द है वो बॉटनी शब्द ग्रीक वर्ड बॉस्किन से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मीन्स क्या होता है? चरना। जैसे जो ये जो रुमिनेंट एनिमल्स होते हैं, या जो एक तरह से जो शाकाहारी जीव होते हैं, वो मतलब एक तरह से चारा खाते हैं, एक तरह से चरते हैं, उसको यहाँ चरना मतलब किससे लिया गया? हर्ब से लिया गया। ये हर्ब मतलब छोटे प्लांट्स होते हैं। तो ये बॉस्किन वर्ड है, बॉस्किन, ठीक है। इसके बाद में यहाँ फाइटोलॉजी की बात करते हैं। तो फाइटोलॉजी जो है वो फाइटो प्लस लोगस, ये किससे मिलकर बना हुआ है? यहाँ पे फाइटो प्लस लोगोस। तो फाइटो प्लस लोगोस, फाइटो मीन्स क्या होता है? प्लांट, यानी पादप, और लोगोस मीन्स क्या होता है बेटा? अध्ययन। यानी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, पादप यानी पेड़ पौधों का अध्ययन, तो वो क्या कहलाएगी? एक तरह से बॉटनी कहलाएगी। तो पेड़ पौधों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? एक तरह से बॉटनी कहलाएगी। यानी वनस्पति विज्ञान में जो पेड़ पौधे होते हैं, किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे, इसमें ब्राइफाइट, टेडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सभी प्रकार के पेड़ पौधे आ गए इसमें, उन सभी का कंबाइंड स्टडी की जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। अब एग्जाम में आपके सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस को बेटा क्या कहा जाता है? ये ध्यान रखना आपको, थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। इसको हम क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान के पिता कहेंगे, इसके वनस्पति विज्ञान के पिता। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, हु इज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी? तो विलियम्स रॉक्सबर्ग, ये भी आपको ध्यान रखना है, विलियम रॉक्सबर्ग। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता कहते हैं, भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता, भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता। वो किसको कहा जाता है? एक तरह से विलियम रॉक्सबर्ग को। और एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके यहीं से पुटअप होता है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो कैरोलस लीनियस को हम क्या बोलते हैं? आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता, आधुनिक वनस्पति विज्ञान
के पिता, वो किसको कहते हैं एक तरह से विलियम कैरोलस लिनियस को। तो बॉटनी बेटा में स्टार्ट करते हैं। बॉटनी, बॉटनी जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है जो कि बॉस्किन से मिलकर बना हुआ है, और बॉस्किन मीन्स क्या होता है ग्रेजिंग, चढ़ना। इसके बाद में बॉटनी को हम फाइटोलॉजी भी कहते हैं। तो फाइटोलॉजी मीन्स क्या होगा, फाइटो प्लस लोगोस, फाइटो मीन्स प्लांट एंड लोगोस मीन्स स्टडी, टू स्टडी, और दैट मीन्स बॉटनी मीन्स क्या हुआ, स्टडी अबाउट प्लांट्स या पेड़ पौधों का अध्ययन। इसके अलावा जो थियोफ्रास्टस है, उस थियोफ्रास्टस को हमने क्या कहा है, वनस्पति विज्ञान के पिता का है। इसके अलावा विलियम रोक्सबर्ग को हमने क्या, भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता का है। क्यों का है उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। कैरोलस लिनियस जो है इनको आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता कहते हैं। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में बात करेंगे आगे बात करते हैं। देखिए तो ये अपना हो गया बॉटनी के बारे में। हम अब वन बाय वन इनको कवर करते हैं, साथ में ये भी कवर करेंगे। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ब्रांच लिया, हमने ए वाली ब्रांच लिया है जिसको हमने क्या बोला, बॉटनी का है, ओके। इसको हमने क्या बोला है, बॉटनी। आगे हम बात करते हैं थियोफ्रास्टस के बारे में। देखिए थियोफ्रास्टस कौन थे, इनके बारे में क्या क्या फेमस है। देखिए थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस एक्चुअली जो बेटा थियोफ्रास्टस थे ना, देखो प्लेटो का जो स्टूडेंट कौन था, इसका शिष्य कौन था, अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य कौन थे, थियोफ्रास्टस। तो पहला ही कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, ये किसके शिष्य थे, अरस्तु के शिष्य थे, अरस्तु के शिष्य। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट चीज़ पे ध्यान रखना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इनके बारे में क्या ध्यान रखना है आपको, कि जो थियोफ्रास्टस है इसको हम क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान के पिता कहते हैं इसको, वनस्पति विज्ञान के पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता कहते हैं। अब वनस्पति विज्ञान के पिता क्यों कहते हैं, इसका भी लॉजिक अभी आपको बताऊंगा रीजन क्या है। और साथ में इसको हम क्या बोलते हैं, प्राचीन पादप वर्गीय, एंशियंट जो बॉटनी है, प्राचीन पादप वर्गीय, प्राचीन पादप वर्गीय के पिता या संस्थापक भी किसको कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। इनकी 3 इंपोर्टेंट बुक्स है, बहुत इंपोर्टेंट है बेटा बुक्स। कौन कौन सी है, एक तो ध्यान रखना आपको कौन सी है, देखो एक तो ध्यान रखना आपको, फर्स्ट बुक्स का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये फर्स्ट बुक्स है बायोलॉजी का। इस बुक्स को क्या कहते हैं, बॉटनी की पहली पुस्तक, या इसको हम क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान की पहली पुस्तक कहा जाता है इसको, वनस्पति विज्ञान की प्रथम पुस्तक, प्रथम पुस्तक। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, नीट वगैरह में सिंपल सा पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, बायोलॉजी या बॉटनी की सबसे पहली पुस्तक का नाम क्या है, फर्स्ट बुक्स ऑफ बॉटनी। तो फर्स्ट बुक्स कौन सी बॉटनी की, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसके अलावा 2 बुक्स और हैं इनकी, कौन कौन सी है, द कॉजेज ऑफ प्लांट्स, द कॉजेज ऑफ प्लांट्स, और थर्ड इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। तो ये बेटा 3 जो बुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, किसकी, एक तरह से थियोफ्रास्टस की। थियोफ्रास्टस कौन थे, अरस्तु के शिष्य थे, स्टूडेंट थे अरस्तु के। इसके बाद में वनस्पति विज्ञान के इनको पिता कहते हैं, प्राचीन पादप वर्गीय के इनको पिता कहते हैं। और इनकी 3 जो बुक्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स यही है, कौन सी है, इसका क्या नाम है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम है इसका, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसको वनस्पति विज्ञान की पहली बुक्स कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि इनको बॉटनी का एक तरह से इतना फादर क्यों कहा जा रहा है, क्या रीज़न है। तो बेटा देखो इनको बॉटनी का फादर इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने फर्स्टली जो प्लांट्स थे, पादप थे, उन पादपों का इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। एक बार मैं चेक करना चाहूँगा कि इसमें आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, ओके सर, नहीं आ रहा थोड़ा सा। तो देखिए ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, बॉटनी को या जो पादप थे, जितने भी प्लांट्स थे, उन प्लांट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला हर्ब, शर्ब यानी झाड़ी, और उपझाड़ी, और वृक्ष। तो इन्होंने क्या किया था बेटा, एक तरह से हिस्टोरिया प्लांटेरम जो बुक्स थी इसकी, HP हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक्स में इन्होंने क्या किया, एक तरह से जो प्लांट के क्लासिफिकेशन किया। और प्लांट के कितने प्रकार बताए इन्होंने बेटा, कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार के बताए, कि प्लांट मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं। शाकी पौधे, हम जानते हैं कि जो 4 से 5 फीट की हाइट के जो पौधे होते हैं सारे के कैसे होते हैं, शाकी पौधे कहलाते हैं। दूसरा झाड़ी, जिनमें ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है, जब प्लांट नॉर्मल जब बेसल पार्ट से ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद में वृक्ष, लगभग ये आपको 50 फीट से लेकर 300 फीट की ऊंचाई के आपको वृक्ष मिल सकते हैं। तो शाक, झाड़ी और वृक्ष। लेकिन एक वर्ड और इन्होंने दिया,
हालांकि जो इनके गुरुजी थे जिनका क्या नाम था एरिस्टोल, एरिस्टोल ने क्या किया था प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, शाक झाड़ी वृक्ष। अब इन्होंने कहा कि नहीं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे गुड़हल होता है या अदर और भी प्लांट होते हैं, उन प्लांट को आप किस में रखोगे, उसमें न तो ट्रीज के अंदर आ रहे हैं ना हर्ब के अंदर आ रहे हैं। अब हालांकि भी तो है तो ट्रीज के जैसे, हालांकि इतनी हाइट तो इतनी नहीं है, 50 फीट भी नहीं है, 20 फीट भी नहीं है, 10 फीट भी नहीं है, लेकिन मतलब हालांकि अप्रोक्सीमेटली 10-12 फीट होती है, फिर भी इसको किस में रखोगे आप, ब्रांचिंग में जल्दी हो रही है जैसे रोज है वगैरह, तो इन्होंने फिर एक टर्म्स नहीं सुझाई जिसका क्या नाम था उपजाड़ी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहले इन्होंने क्या किया था, फर्स्टली इन्होंने थियोफ्रास्टस ने प्लांट को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। इसके लिए अपने को ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने जो शब्द है कौन कौन से टर्म्स का इन्होंने प्रपोज किया था, गठन किया था, तो वो ध्यान रखना है। इन्होंने एक वार्षिक, इसके अलावा द्विवार्षिक और बहुवार्षिक। प्लांट में आपने ये नॉर्मल देखा होगा, प्लांट जो होते हैं वो मोस्टली एक वार्षिक होते हैं, जो एक ही उसमें कंप्लीट एक सेशन में अपना जीवन का लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। एक वार्षिक, इस तरह से द्विवार्षिक और बहुवार्षिक पौधों का इन्होंने इस टर्म्स, वो जो टर्म्स है, इस शब्द जो है, इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, एक तरह से थियोफ्रास्टस ने। ये थियोफ्रास्टस के बारे में अपने कंप्लीट चीज़ होगी कि थियोफ्रास्टस क्या थे, कौन थे वगैरह सारी चीज़ें। आगे बात करते थे वो, आगे बात करते हैं बेटा, मैं रफ कर रहा हूँ, फटाफट से रफ कर दूँ एक बार, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फास्टली। आगे देखिए, आगे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, देखो सेकंड हम बात करते हैं, देखो जंतु विज्ञान के बारे में। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान इसको हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं बेटा, जूलॉजी या जंतु विज्ञान। अब जो जूलॉजी होते हैं, जूलॉजी में क्या आ रहा है, जी जू मतलब क्या होता है जंतु, और लॉजी में मतलब क्या होता है, एक तरह से अध्ययन। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या हो गया, जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन, वो किसको कहेंगे, जंतुओं का अध्ययन, वो क्या कहलाएगी, एक तरह से जूलॉजी कहलाएगी। तो एग्जाम में सिंपल सा प्रश्न आता है, फादर ऑफ जूलॉजी, यानी जूलॉजी के पिता कौन कहलाते हैं, जूलॉजी के पिता या जूलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं। तो जूलॉजी के जनक भी कौन कहलाते हैं बेटा, अरिस्टोटल कहलाते हैं, अरस्तु कहलाते हैं। अरस्तु क्यों कहलाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं। इसके अलावा इसको इनको क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान के पिता भी कहते हैं, जीव विज्ञान के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो अरस्तु के बारे में बात करते हैं, और अरस्तु कौन कौन सी बुक्स वगैरह इनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा। चलो इसके बाद में देखो, देखिए यहीं पे देखो, तो अरस्तु जो है इनको हम एक तरह से क्या कहते हैं, जूलॉजी के जनक कहते हैं, जूलॉजी के फादर कहते हैं, जीव विज्ञान के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो जीव थे, ऑल जो लिविंग बॉडीज थी, इनको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो था 2 समूह में बांटा था इनको, 2 समूह में। पहले का नाम क्या था, पादप समूह, और दूसरे का क्या नाम था, जंतु समूह। तो 2 समूह में इन्होंने डिवाइड किया था। किसने डिवाइड किया था, अरस्तु ने। तो अरस्तु ने क्या किया, संपूर्ण जीवों को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 समूह में, पादप समूह और जंतु समूह। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अरस्तु पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जंतुओं को भी क्या नाम से फर्स्टली डिवाइड किया। जंतुओं को, जितने भी जंतु थे उन जंतुओं को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला, एक का नाम रखा इन्होंने एनाइमा, और दूसरे का क्या नाम रखा इन्होंने, इनाइमा। तो एनाइमा में किसको रखा गया, ऐसे जंतु जिनके अंदर आरबीसी, किसके आधार पे, लाल रुधिर कणिकाओं के आधार पे, तो आरबीसी के आधार पे, तो आरबीसी के आधार पर इन्होंने क्या किया, जंतुओं को 2 भागों में बांटा। पहला पार्ट कौन सा था, एनाइमा, और दूसरा पार्ट कौन सा है, इनाइमा। एनाइमा का मतलब क्या होता है, ऐसे सेल्स या ऐसे जीव जिसके अंदर आरबीसी अनुपस्थित होती है, और ऐसे जीव जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है, आरबीसी उपस्थित होती है, उसको इन्होंने क्या कहा, इनाइमा। आरबीसी अनुपस्थित मतलब एनाइमा, और आरबीसी उपस्थित मतलब इनाइमा। ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, इसमें एग्जाम्पल भी बताए, जैसे इन्होंने इसमें स्पंज के बारे में बताया, कौन कौन से एग्जाम्पल, देखो स्पंज है, इसके अलावा इसमें सिलेंटेंड्रा के मेंबर्स हैं, है ना, सिलेंटेंड्रा, स्पंज, पोरीफेरा के जो मेंबर्स आते हैं। इसके अलावा इसमें जो स्पाइडर है उसको शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें सिफेलोपोडेल्स को शामिल किया गया है। ठीक है, इनको शामिल किया गया था एक तरह से एनाइमा के अंदर। जबकि जो इनाइमा था, उस इनाइमा के अंदर अरस्तु ने केवल 2 ही प्रकार के जीवों को शामिल किया। एक का नाम ओविपेरस यानी अंडज प्रकार के जीव, और दूसरा कौन सा है, विविपेरस यानी जरायुज प्रकार के जीव, जरायुज। ये 2 ही जंतुओं को शामिल किया गया था सबसे पहला इनाइमा के अंदर। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी जो क्लास है टोटल हिंदी मीडियम में चलने वाली है, इसका इंग्लिश मीडियम सेशन अलग से होगा। तो आप ही लोगों की रिक्वायरमेंट में इसको बिल्कुल अलग अलग कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, अंडज और जरायुज। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एरिस्टोटल मतलब जो अरस्तु थे, वो अरस्तु पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या नाम से जो पादप थे, उन पादपों को 2 पार्ट में डिवाइड किया।
कौन कौन से पार्ट थे बेटा? एक तो क्या नाम था इनका, देखो पहला शाख, झाड़ी और वृक्ष। तो पादपों को 3 भागों में बांट दिया इन्होंने। किसमें? 3 भागों में। क्या नाम थे भागों के? एक तो शाख था, दूसरा झाड़ी थी और तीसरा वृक्ष था। तो ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है एरिस्टोटल के बारे में। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं जूलॉजी हो गया। इसके बाद में और कौन कौन से साइंटिस्ट है, देखो हम कैरोलस लीनियस के बारे में बात करते हैं। देखो कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कैरोलस लीनियस के बारे में। तो कैरोलस लीनियस जो है उन्होंने क्या क्या दिया, देखो कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस कहाँ की यूनिवर्सिटी थे बेटा? ये थे स्वीडन के। कहाँ के थे? स्वीडन। पहली बात ये ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछता है। और इनका जो वास्तविक नाम था, रियल नेम, इनका वास्तविक नाम, वो भी आपको ध्यान में रखना। वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम क्या था बेटा? इनका वास्तविक नाम था कार्ल वॉन लिन। इनका वास्तविक नाम कार्ल वॉन लिन था, लेकिन चूंकि इन्होंने अपने सारा कार्य किसमें किया था? एक तरह से लैटिन लैंग्वेज में या लैटिन भाषा में, ग्रीक भाषा में किया था, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? कैरोलस लीनियस। एक सब ग्रीक नेम है। इनको क्या क्या कहा जाता है? देखो इनको क्या क्या कहा जाता है? इनको पादप वर्गीकी के पिता कहते हैं, पादप वर्गीकी के पिता, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इनको जंतु वर्गीकी के पिता भी कहते हैं, जंतु वर्गीकी, जंतु वर्गीकी के पिता भी कहते हैं। 2 तो ही हो गए। इसके अलावा इनको आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया था? द्विनाम पद्धति दी थी। तो द्विनाम पद्धति के जनक भी इनको कहा जाता है। और लास्ट में आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता। तो ये 4 चीज़ों के फादर इनको कहा जाता है। एग्जाम में सिंपल सा यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है इन साइंटिस्ट के बारे में। तो देखो देखिए, इनको क्या कहते हैं? प्लांट टैक्सोनॉमी के फादर भी कहते हैं। टैक्सोनॉमी क्या होती है? वर्गीकी, बार बार वर्ड आ रहा है। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें पौधों की पहचान की जाती है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है एंड उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो वर्गीकी जो है वो वर्गीकी, ये वर्गीकी, इसके बारे में देख लेते थोड़ा सा। तो वर्गीकी, इसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं बेटा, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या होती है? बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें जीवों की पहचान की जाती हो, जीवों की पहचान, उसका वर्गीकरण और साथ में उसका नामकरण भी किया जाता है। वो ब्रांच क्या कहलाती है बेटा? एक तरह से टैक्सोनॉमी कहलाती है। अब ये जो टैक्सोनॉमी है, ये वर्ड जो है ये प्रपोज्ड किया था, किसने प्रपोज्ड किया था? ये एपी डी कैंडोले ने, एपी डी कैंडोले, एपी डी कैंडोले ने। तो एपी डी कैंडोले ने इस वर्ड को प्रपोज्ड किया था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ क्या, कि वर्गीकी के बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया था, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वर्गीकी के बारे में सबसे पहले किसने बताया, किस शब्द का प्रपोज किसने किया था? एपी डी कैंडोले ने। और किस बुक्स में इन्होंने इसका वर्णन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बुक्स का क्या नाम था? द थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बोटेनिका। देखो मैंने आपको पहले कहा कि हमारा जो सेशन रहने वाला है बायोलॉजी इंट्रोडक्शन का, वो काफ़ी ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। सिंपल से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं। मैं आपको थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूँ, ओके, थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूँ मैं। तो प्लांट टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर क्या नाम से फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस। जंतु वर्गीकी के पिता कौन है? कैरोलस लीनियस। और द्विनाम पद्धति के जनक भी कौन है? कैरोलस लीनियस। और आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता भी कौन है? एक तरह से कैरोलस लीनियस। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। वर्गीकी के बारे में मैंने क्या बताया कि वर्गीकी क्या होती है? बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें जीव की पहचान, वर्गीकरण और नामकरण, पहचान, वर्गीकरण और नामकरण किया जाता है, वो क्या कहलाती है? एक तरह से वर्गीकी कहलाती है। और वर्गीकी जो शब्द है वो किसने दिया था? एपी डी कैंडोले ने दिया था, एपी डी कैंडोले। और किस बुक्स में इन्होंने दिया था वर्ड? द थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बोटेनिका। इस बुक्स में इन्होंने क्या किया? अपना जो ये वर्ड है उसको प्रपोज्ड किया था। बाकी हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, पहचान क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, नोमेनक्लेचर कैसा होता है, उसके बारे में। इनकी बेटा 4 बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ से। 4 बुक्स कौन कौन सी? देखो इनकी बुक्स, फर्स्ट जो बुक्स है उसका नाम है देखो स्पीसीज प्लांटेरम। एक तो कौन सी है? स्पीसीज प्लांटेरम। नंबर 2 जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम। और नंबर 3 स्टोरिया प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी,
सिस्टेमा नेचुरी। ये इनकी 3 बुक्स आपको कम से कम आपको ध्यान में रखना है, स्पीसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी। अब देखो इसमें एक्चुअली हुआ क्या, लॉजिक एक बार मैं नीचे देख रहा हूँ कि इसमें नीचे आ रहा है नहीं आ रहा। ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो स्पीसीज प्लांटेरम थी है ना, स्पीसीज प्लांटेरम, ये जो कैरोलस लीनियस थे, इस कैरोलस लीनियस की सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स थी। और इस बुक्स को एक तरह से इसमें क्या किया गया था, इसमें पादपों का वैज्ञानिक वर्गीकरण दिया गया था, पादपों का वैज्ञानिक नामकरण, वैज्ञानिक नामकरण, यानी पादपों के जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया था इस बुक्स के अंदर, जिसका क्या नाम था, स्पीसीज प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम जो बुक्स थी उसके अंदर क्या किया था, जो प्लांट्स थे उन पादपों का क्या किया गया था, इसमें पादपों का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया था, वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा ये जो सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक्स थी, ये बुक्स जो थी, इस बुक्स को, इसमें जो जंतु थे, जितने भी जंतु, उन जंतुओं का वैज्ञानिक नामकरण और विवरण दोनों ही इसके अंदर प्रस्तुत किए गए थे। ये दोनों आपको चीज़ों को ध्यान रखनी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन हमें कहाँ से पुट अप होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, स्पीसीज प्लांटेरम जो है उस स्पीसीज प्लांटेरम को कब लॉन्च किया गया था, लॉन्च मतलब इसको कब प्रकाशित किया गया था, इसकी जो बुक्स है, इस बुक्स को किया था बेटा 1 मई 1753 को। 1 मई 1753 की जो डेट है इसको आपको नोट करना है। ये 1 मई 1753 को स्पीसीज प्लांटेरम जो है इसको एक तरह से प्रकाशित किया गया था। और इसी पद्धति के अंदर स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर ही क्या नाम से इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, द्विनाम पद्धति के बारे में इन्होंने बताया था। बहुत सारे जो पादप थे उन पादपों का वैज्ञानिक नामकरण जो था वो भी इसी पुस्तक में इन्होंने दिया था। कौन सी बुक है ये, स्पीसीज प्लांटेरम। दूसरा ये आपको ध्यान रखना है, सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी जो होता है, इस बुक्स को सबसे इसका जो 10th एडिशन, इसका 10वां संस्करण आया था, 10th एडिशन। तो इसका 10वां संस्करण आया था बेटा, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 1 अगस्त 1758 को, 1 अगस्त 1758 को जंतुओं का एक तरह से ये जो वैज्ञानिक नामकरण या जो विवरण है जिस पुस्तक में लिखा गया था उसका, बुक्स का क्या नाम है, सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी नामक जो बुक्स है वो एक तरह से प्रकाशित की गई थी। इसका 10वां संस्करण आया था 1 अगस्त 1758 को। सर मेन लॉजिक क्या है वो बता दो पहले। मेन लॉजिक ये है कि बेटा अगर आपके एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है क्या, कि अगर किसी भी जीव का, किसी भी पौधे का, उस पौधे का अगर वैज्ञानिक नाम कौन सा, अगर पौधे का वैज्ञानिक नाम 1 मई 1753 से पहले का है तो उसका नाम मान्य नहीं होगा। क्योंकि इसमें जो वैज्ञानिकों का जो वैज्ञानिक नाम है, पादपों का जो वैज्ञानिक नाम है, उसके बारे में एक तरह से जो कैरोलस लीनियस ने जो डिस्कस किया था वो कब किया था, 1 मई 1753 को। ये 1753 यहाँ पे 153 है। तो 1 मई 1753 से जितने भी पौधों के जो साइंटिफिक नेम है उसको एक तरह से क्या, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद में इसी तरह से जंतुओं का जो वैज्ञानिक नामकरण है और जंतुओं का जो वैज्ञानिक विवरण है वो सबसे पहले कब दिया गया था, सिस्टेमा नेचुरी के अंदर। और कब दिया गया था, 10वें संस्करण में। क्या नाम है इसका, कब डेट है, कितनी डेट है इसकी, 1 अगस्त 1758। यानी 1 अगस्त 1758 से पहले की अगर कोई जंतु का वैज्ञानिक नाम है तो वो मान्य नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। यहाँ से ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले का जो नाम है, इससे पहले का नाम मान्य नहीं होगा और इससे पहले का जो नाम है जंतुओं का नाम मान्य नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं, देखो कैरोलस लीनियस हो गया, तो आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा टैक्सोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। टैक्सोनॉमी क्या होती है वगैरह जो भी है, मिटा देता हूँ मैं, है ना। ओके, देखिए हम बात करते हैं वर्गीकी के बारे में। वर्गीकी क्या होती है, तो देखो देखिए वर्गीकी क्या होती है, दोबारा से एक बार इसको देख लेते हैं फटाफट से। वर्गीकी, वर्गीकी, तो वर्गीकी जैसा मैंने आपको कहा, वर्गीकी मीन्स क्या होता है, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। और आपको अगर पूछा जाए कि टैक्सोनॉमी मीन्स क्या होता है, टैक्सोन, और नॉमी मीन्स नॉमेनक्लेचर। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है, ऐसे बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें जीवों की पहचान की जाती है, यानी जीवों की पहचान करना, जीवों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन हो, उसका क्लासिफिकेशन हो, वर्गीकरण किया जाता है और साथ में इसका नामकरण किया जाता है, नामकरण।
तो जीवों की पहचान, वर्गीकरण और नामकरण जिस ब्रांच में किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्गीकी कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, वर्गीकी। और वर्गीकी जो शब्द है वो शब्द का गठन किसने किया था, शब्द का गठन यानी इस टर्म्स को किसने प्रपोज किया था बेटा, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो वो किसने दिया था, क्या नाम बताया था मैंने आपको अभी, एपीडी कैंडोले ने, एपीडी कैंडोले, एपीडी कैंडोले, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस शब्द का गठन जो है किस पुस्तक में दिया गया था वो भी आपको ध्यान रखना है, दी थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी का। इस पुस्तक के अंदर जो है इन्होंने एक तरह से बायोलॉजी जो है उस ये वर्गीकी है, उस वर्गीकी शब्द का इन्होंने गठन किया है, शब्द को दिया था कुल मिला के, ये जो पुस्तक है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें हम पहला लेते हैं पहचान। पहचान, पहचान का मतलब क्या होता है, पहचान, पहचान का मतलब क्या होता है, देखो सॉरी, पहचान, इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है, ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि फादर ऑफ जंतु और पादप वर्गीकी, पादप और जंतु वर्गीकी, तो उसके पिता कौन है, उसके पिता है कैरोलस लीनियस। क्या नाम है इनका, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि हम जीवों को एक तरह से उसको दूर से उसके जो बाह्य आकार के लक्षण होते हैं उन लक्षणों के आधार पर उसको पहचाना जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो एनिमल्स ले लिए, एक तरफ तो मैंने यहाँ पे ले लिया बिल्ली, ले लिया यहाँ पे बिल्ली, ठीक है, और एक तरफ मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, टाइगर ले लिया। अब आपको देखना है, अब आपको देखना है कि दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है। या जैसे मान लीजिए मैंने को दूसरे एनिमल, दो एनिमल ले लिए, जैसे मान लीजिए मैंने कुत्ता और ये मैंने एक तरह से गाय ले ली, कुत्ता और गाय, तो इसमें आपको क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं कुत्ते और गाय के अंदर। जैसे आप बोलोगे कि गाय के अंदर एक तरह से सींग हमारे को दिखाई दे रहे हैं, कुत्ते के अंदर पूंछ छोटी है, गाय के अंदर पूंछ बड़ी है, गाय का जो आकार कुत्ते से अधिक बड़ा है। तो इसमें क्या होता है, पहचान के अंदर क्या किया जाता है कि जीवों को कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर थोड़ा सेपरेट किया जाता है। जीवों को कुछ जीव विशेष, प्लांट पे सकता है, एनिमल पे, उसको कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर उसको अलग किया जाता है। तो उस अलग करने के आधार पर एक विशिष्ट वर्ग में उसको सम्मिलित किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है, पहचान कहलाती है, जीवों की पहचान करना। तो जीवों की पहचान के अंदर क्या किया जाता है, जीवों को एक विशिष्ट वर्ग से वर्ग में उसको रखने के लिए उसके कुछ विशिष्ट लक्षणों को देखा जाता है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें रखना आपको कि जीवों की पहचान का मतलब क्या होता है। सेकंड बात करते हैं बेटा हम, सेकंड जो टर्म्स है इसका क्या मीन्स है, देखो सेकंड मीन्स क्या आ रहा है, सेकंड चीज क्या आ रही है, सेकंड थिंग अपने पास में नोमेनक्लेचर ले लेते हैं, नोमेनक्लेचर, नामकरण। अब नामकरण का मतलब क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं, नोमेनक्लेचर, CLATURE, नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर के साथ किसी भी जीव को जो नाम देते हैं, नाम देते हैं, जैसे हमारे परिवार के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको हम एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, उसके ताऊ भी नाम देते हैं, उसके चाचा चाची, हाँ, मम्मी पापा दादा दादी, सब उसका एक स्पेसिफिक नाम निकालते हैं। उसमें से जो सबसे पॉपुलर नाम होता है वो उसको नाम, उसके स्कूल में वगैरह उसको उस बच्चे को उसी नाम से जाना जाता है, उसके पूरे अपने आसपास पड़ोस में या जो भी है उसमें उसी नाम से उसको जाना जाता है। तो जीवों को नाम देने की जो प्रक्रिया होती है, जीवों को नाम देना, तो जीवों को नाम देने की जो प्रक्रिया होती है उस नाम देने की प्रक्रिया को ये हम क्या बोलते हैं, एक तरह से उसको हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब सर नोमेनक्लेचर वाई वी नीड टू नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, हमारे को पेड़ पौधे जंतु का नामकरण क्यों करना आवश्यक है साहब। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ इसके लिए ना, ध्यान से सुनो थोड़ा सा। एक्चुअली क्या होता है, जैसे 4-5 मित्र जो है, 5 मित्र जो है खाना खा रहे थे, 4 या 5 मित्र मान लो, 4 मित्र खाना खा रहे थे, ठीक है। अब उसमें से वो एक सपोज करना है, जस्ट इमेजिन, ओनली जस्ट इमेजिन, नोमेनक्लेचर क्यों नीड्स है, क्यों नेसेसरी है इसके बारे में। अब 4 मित्र खाना खा रहे हैं, अब अचानक से कोई जो कौवा आया, वो कौवा आके वो उनकी रोटी छीन के ले गया साहब, खाना छीन के ले गया। अब एक जो था वो नागालैंड वासी था, नागालैंड के रहने वाला था, यानी अंग्रेजी भाषित राज्य का था। दूसरा जो बंदा था वो एक तरह से कोई आचार्य था, संस्कृत का ज्ञाता था। इसके बाद में एक तीसरा कोई साइंस एक तरह से बायोलॉजी का ज्ञाता था, PhD होल्डर था, बढ़िया डॉक्टर साहब थे। और फोर्थ जो था वो एक तरह से मान के चलो कि अपने देवली का ही निवासी था। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर जो है क्या होगा, बताइए उसमें अगर जो संस्कृत का जो वासी है, जो संस्कृत जिसकी एक तरह से संस्कृत भाषा में जो संस्कृत का ज्ञाता है, आचार्य है, तो वो आचार्य केवल क्या कहेगा उसके बारे में, देखो आचार्य क्या कहेगा कि जो कौवा है उस कौवे को वो क्या बोलेगा, आचार्य जो है उस कौवे को क्या बोलेगा, एक तरह से काके बोलेगा। क्या बोलेगा उसको, काके, यानी काका जो है मेरी खाना लेकर छीन के ले गया, एक्चुअली ये बोल देगा उसको।
फिर इसके बाद में जैसे अपन ने बात की, कोई बायोलॉजी का होल्डर व्यक्ति है तो वो उसको क्या कहेगा, उसको एक तरह से अलग नाम से बोलेगा। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कोई, मैंने आपको बताया जैसे अपने देवली का है तो वो क्या नाम से, उसको अलग नाम से पुकारेगा। हाँ, तो सभी उसको अलग अलग नाम से पुकारने का प्रयास करेंगे। और बेचारी जो माता जी हैं, वो माता जी या भाई जी जो भी है, वो एक तरह से उसको कंप्लीटली पहचान नहीं पाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं आचार्य की, तो आचार्य क्या बोलेगा, उसको काका बोलेगा कि काका ने मेरे एक तरह से चपाती छीन ली, जो खाना छीन लिया। फिर इसके बाद में अगर अपने देवली का कोई वासी है, देवली वाला भैया है कोई, तो वो तो क्या बोलेगा, डायरेक्ट सीधी सी मारवाड़ी में क्या बोलेगा कि साहब मम्मी मेरा कागला जो है मेरे रोटी लेर भाग्यो, क्या बोलेगा, कागला ही बोलेगा, उसको कागला ही बोलेगा। अगर कोई प्योर अपने मान लो एक तरह से यूपी साइड का हो, अच्छा हो, प्योर हिंदी बोलने वाला हो, तो उसको क्या बोलेगा, कौवा ही बोलेगा, उसको कौवा ही बोलेगा, कौवा ही बोलेगा। है इसी तरह से मान लीजिए कोई ज्ञाता हो, साइंटिस्ट हो, साइंटिस्ट मतलब जो बॉटनी का ज्ञाता हो, जो जूलॉजी का ज्ञाता हो, जूलॉजिस्ट हो, तो वो उसको क्या बोलेगा, कॉर्वस कोरोन बोल देगा। क्या बोलेगा, कॉर्वस कोरोन कहेगा सब, कॉर्वस कोरोन। अब हमारे जब मम्मी को ये सारे कहानी अपनी बताएंगे, है ना, ये एक तरह से ये भी कहानी बताएगा, ये भैया भी कहानी बताएंगे, ये वाला भैया भी कहानी बताएगा, और ये वाला भैया भी कहानी बताएगा। तो जब ये बताएंगे तो मम्मी बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी, हैं, एक तरह से जो भाई जी बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, कि कौवा जो है किस पक्षी का नाम है, ये एक तरह से कौन सा पक्षी है। तो जैसे हम नॉर्मल बर्ड्स के बारे में सुनते हैं, वो एक तरह से उस बारे में इमेजिन करने लग जाएंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, जीवों का नोमेनक्लेचर करने से, जीवों का नामकरण करने से उसको पूरे समझो पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल उसको एक